नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अलंकारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो अलंकार जो होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें अलंकार से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं ये पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें पूछे गए हैं। और इससे आपको ये भी जो अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है। वैसे तो अलंकार जितने भी होते हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बात करें यहाँ पर अलंकार की। अलंकार क्या होता है? तो अलंकरोति इति अलंकार है। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वही अलंकार है। और जो अलंकार है इसकी जो तुलना जो है इसको जिस प्रकार एक स्त्री जो होती है उससे की गई है, कि जिस प्रकार एक स्त्री गहनों से सुंदर लगती है, तो उसी प्रकार जो काव्य जो होता है उसमें अलंकार शोभित होता है। उसी से जो अलंकार महत्वपूर्ण माना गया है। और अलंकार जो है इसके प्रवर्तक आचार्य जो है भामा को माना गया है। और इनका जो ग्रंथ है ये है काव्य अलंकार। समय इनका 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अलंकार। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन सी, आचार्य जो भामा जो है इनको अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माना गया है। और इनका जो ग्रंथ है काव्य, ये काव्य अलंकार है। तो इनके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा शब्द प्रवृत्ति असहिष्णुता प्राप्त होता है। तो ये इनमें से किन में प्राप्त होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी। तो बी और सी, बी और सी में अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और जो शब्द और अर्थ से दोनों का मिश्रण होता है उन्हें उभय अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर शब्द प्रवृत्ति असहिष्णुता यह शब्द अलंकार से प्राप्त होता है। और पीजीटी की परीक्षा थी 2005 में, उसमें जो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो आपको क्वेश्चन संस्कृत और हिंदी दोनों में जो है देखने को मिलेंगे, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अलंकार का एक भेद इनमें से नहीं है। तो ये कौन सा है? यह रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो वर्ण अलंकार जो है यहाँ पर ये इनमें से नहीं है। शब्द और अर्थ 2 होते हैं, उनका मिश्रण रहेगा उभय अलंकार। और जो आचार्य मम्मट जो है उन्होंने 5 शब्द अलंकार, 61 अर्थ अलंकार और 1 उभय अलंकार, कुल मिलाकर 67 अलंकार माने हैं। और यहाँ पर जो शब्द अलंकार जो है इनमें आचार्य मम्मट ने वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्तर और पुनरुक्त अभ्यास जो 6 अलंकार ये माने हैं। नेक्स्ट रहेगा अभंग श्लेष को अर्थ अलंकारों में परिगणित करने वाले आचार्य, अर्थात गिनने वाले जो है आचार्य इनमें से कौन है? अभंग श्लेष को अर्थ अलंकारों में गिनने वाले आचार्य, तो ये रहेंगे ऑप्शन बी, रुय्यक आचार्य। और जो ये कुवलया, आनंद और अप्यदीक्षित, ये कुछ जो अलंकारिक हैं, ये दोनों प्रकार के जो श्लेष उनको अर्थ अलंकार मानते हैं। मम्मट आदि जो कुछ अलंकारिक सभंग और अभंग, ये दोनों प्रकार के श्लेषों को शब्द अलंकार मानते हैं। परंतु जो मम्मट जो इन्होंने अर्थ अलंकारों में भी श्लेष की जो गणना की है। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि अभंग जो श्लेष है उसको अर्थ अलंकार में गिनने वाले जो आचार्य है ये रुय्यक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुप्रास का एक भेद नहीं है?
तो अनुप्रास अलंकार का एक भेद इनमें से नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, मध्य अनुप्रास। तो अनुप्रास के बारे में आपने सुना होगा, अनुप्रास सब साम्य वैषम्य अपि समस्यात्। तो अनुप्रास जो यहाँ पर माना गया है, तो ये वर्ण अनुप्रास और शब्द अनुप्रास और लट अनुप्रास। तो ये जो यहाँ पर वर्ण अनुप्रास है, इसके छेक अनुप्रास और वृत्ति अनुप्रास दो भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट आएगा वर्ण साम्यम अनुप्रास है, यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। तो किन के अनुसार? तो यह रहेगा ऑप्शन बी, काव्य प्रकाश के अनुसार। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो आचार्य जो मम्मट है उनका है काव्य प्रकाश, और आचार्य भामा काव्य अलंकार, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम से दिखते हैं लेकिन अलग अलग है। आचार्य जो मम्मट है इनका काव्य प्रकाश है, और जो भामा है इनका काव्य अलंकार। नेक्स्ट है स्वर की विषमता होने पर जो शब्द साम्य होता है उसे क्या कहा जाता है? जो स्वर की जो समानता जो होगी, तो उसमें अलंकार यहाँ पर कौन सा होगा? तो उसमें रहेगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास है सब साम्य वैषम्य अपि समस्यात्, अर्थात स्वर की क्षमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैशेष्यम संभवति। तो यहाँ पर ये संस्कृत में पूछ लिया गया है, तो यह रहेगा ऑप्शन डी। तो जहाँ पर स्वरों की विषमता हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा, और इस तरह का जो है केविस में पूछा गया था। नेक्स्ट है लता कुंजम गुंजन मद बदली पुंजम चपलियन। तो इस तरह से जो ये श्लोक है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा आया है। तो अनुप्रास अलंकार रहेगा, जहाँ पर एक समान जाए ये सब वर्ण जो दिए गए होंगे, तो वहाँ पर जाए अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट आएगा उच्चार्यत्वाद एकत्र स्थाने तालुर आदि के सादृश्यम व्यंजन से। तो ये जो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, उच्चतरिक स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये जो अलंकार जो है ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार आया है। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी। तो श्रुति अनुप्रास अलंकार जो है इसका प्रयोग इसमें हुआ है। तो नेक्स्ट रहेगा यस्य न सविधेदयिता दवदहन। तो यहाँ पर ये दिया गया है, और इसमें अलंकार पूछा गया है कि ये जो पद्य दिया गया है इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, लट अनुप्रास अलंकार इसमें रहेगा। शब्द है तो लट अनुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्र है, अर्थात जो शब्द अनुप्रास है वह वहाँ होता है जहाँ केवल तात्पर्य मात्र का भेद होता है। नेक्स्ट हैगा अर्थे सत्य अर्थे बिना नाम वर्ण नाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है, या जो ये लक्षण दिया गया है ये किस अलंकार में आता है, किस से ये संबंधित है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यमक जो अलंकार है उसका ये लक्षण है। सत्य अर्थे सत्य भिन्न नाम वर्ण नाम सा पुनः श्रुति। और जो यमक जो अलंकार है इसके 11 भेद बताए गए हैं, जैसे मुख नामक यमक, संदेश, आवृत्ति, गर्भ, संदष्ट, पुच्छ, पंक्ति, युग्मक, परिवृत्ति।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पाद की आवृत्ति होने वाले 9 भेद हैं, और श्लोकार्थ की आवृत्ति और संपूर्ण श्लोक की आवृत्ति, ये 2 भेद और मिलाकर जो है यहाँ पर पदगत या पाद आवृत्ति रूप से यमक के 11 भेद हो जाते हैं। आपने इसका जो एक उदाहरण आता है ज़्यादातर एग्जाम में, 9++1, ये जो है यमक अलंकार का उदाहरण बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थे सत्य अर्थे बिना नाम वर्णनाम सा पुनः श्रुति, यह लक्षण है। तो ये जो है यहाँ पर लक्षण इनमें से किन का है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, यमक जो अलंकार है उसका ये लक्षण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य अर्थे पृथक अर्थाया। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है ये आपने फिल करना है। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, सत्य अर्थे पृथक अर्थाया, तो यमक विनिगदते। इसका लक्षण एग्जाम में कई बार आ जाता है कि ये कौन सा है, जैसे सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेने विवृति यमक विनिगदते। तो यमक अलंकार का ये लक्षण है, अर्थात जो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ पर यमक जो अलंकार होता है। इसका उदाहरण जरूर जो एग्जाम में आता है तो आपने इसको याद कर लेना है। 9++1 पुरा स्फोट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांत में लौकित सह सुरभिम सुरभिम सुमनौ भरई। तो ये जो है इसे यहाँ पर इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य अर्थे पृथक अर्थाया, यहाँ पर विनिगदते। अलग अलग एग्जामों में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन बी रहेगा यमक अलंकार। 9++1 पुरा स्फुट परागत परागत पंकजम में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यमक जो अलंकार है ये इसमें आया है, क्योंकि इसमें जो प्रथम पाद है दोनों में जो प्लास शब्द जो है सार्थक है, परंतु प्रथम प्लास का अर्थ पत्थर और जो दूसरा अर्थ इसका ढाक जो होता है, ढाक का पत्ता, ये लिया गया है। तो दूसरे चरण में प्रथम प्राग शब्द सार्थक है जिसका अर्थ पुष्पोकरज, और दूसरा जो प्रागत है इसका अंग होने के कारण निरर्थक है, और तृतीय जो पाद इसमें द्वितीय लतांत शब्द सार्थक है, प्रथम लतांत निरर्थक है। ऐसे ही जो चतुर्थ पाद है इसमें दोनों सुर भी सार्थक है, और प्रथम का अर्थ बसंत और दूसरे का अर्थ जो है सुगंधित है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कहीं पद की आवृत्ति और कहीं पाद की आदि भाग की आवृत्ति, कहीं पाद के अंतिम भाग की आवृत्ति इत्यादि आवृत्ति के अनेक प्रकार होने से इस अलंकार के अनेक भेद हो जाए कहे गए हैं। तो आपने यही याद रखना है, इसका उदाहरण या एक तो उदाहरण पूछा जाता है और इसका लक्षण। नेक्स्ट रहेगा सुरभिम सुरभिम सुमनौ भरई, जो ये हो यहाँ पर दिया गया होगा, इसमें जो कुछ मिस्टेक है, तो सुमनौ भरई हो जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो अलंकार है ये रहेगा ऑप्शन बी, यमक जो अलंकार है इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सभंग श्लेष अलंकार के भेद। तो ये जो सभंग श्लेष है इसके भेद कितने हैं? तो इसके भेद जो है रहेंगे ऑप्शन सी। तो सभंग जो श्लेष है इसके 8 जो है यहाँ पर भेद बताए गए हैं। एग्जाम में इनके बारे में भी आ सकता है कि ये 8 भेद कौन कौन से हैं, जैसे वर्ण श्लेष, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्त और वचन। तो इस प्रकार से जो है इसके 8 प्रकार जो बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के भेद। आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है और यहाँ पर श्लेष अलंकार के भेद पूछा गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए 8।
नेक्स्ट है श्लिष्टे पदे अनिकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। तो ये लक्षण पूछा गया है कि ये लक्षण इनमें से किन का है, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, रुद्रट या आचार्य भामा का। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य जो विश्वनाथ है उनका ये लक्षण बताया गया है। और श्लेष अलंकार जो है इसमें होता है कि श्लिष्ट पदों अर्थात अनेकार्थक शब्दों के द्वारा जब अनेक अर्थों को कहा जाता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। और एग्जाम में इसका उदाहरण आता है तो आपने इसको भी याद कर लेना है। प्रतिकूलताम उपगते ही विदौ विफलतमेति बहुसदंता अवलंबनाय दीन भर्तृभुवन प्रतिशत कर सहस्त्रमपि। तो ये जो है यहाँ पर श्लेष अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने, यह लक्षण इनमें से किन का है। तो ये लक्षण रहेगा ऑप्शन बी, जो श्लेष जो अलंकार है उसका ये लक्षण बताया गया है। और अलग अलग परीक्षाओं में जो अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट है पृथु कार्तर स्वर पात्रम भूषितानि से निःशेष परिजनम देवाय विलसत क्रेणु गहनम संप्रति समाव्योह सदनम। तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, ये श्लोक दे दिया गया है और इसमें अलंकार पूछा गया है कि अलंकार इसमें कौन सा आया है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, श्लेष जो अलंकार है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। 2 बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था और जीआईसी का एग्ज़ाम था 2009-12 में। तो महत्वपूर्ण जो है रहेगा और श्लेष का ही जो है उदाहरण है। नेक्स्ट आएगा प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतमेति बहुसदंता। तो ये लक्षण दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें अलंकार पूछा गया कि अलंकार कौन सा है। तो इसमें रहेगा विधौ प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, अर्थात ये जो यहाँ पर दिया गया है इसमें विधौ, इस पद में विधु चंद्रमा और विधि विधाता, इन शब्दों में उकार और इकार वर्णों के स्थान पर अवकार रूप आ जाने से यहाँ पर वर्ण जो श्लेष है इसका प्रयोग हुआ है। तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतमेति बहुसदंता अवलंबनाय दिन भर्तृभुवन प्रतिशत कर शास्त्रमपि। तो श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है काव्य अलंकार से लक्षणे प्रमुखेन स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति भाव विद्यते। ये भाव यहाँ पर किससे लिया गया है। तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार से। और जो काव्य प्रकाशकार है आचार्य मम्मटी, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि अलंकार स अलंकार नरकपालम परिजनो विषाणिंगी भृंगी वसुचा वृष एको बहुविया सर्वस्थ यम स्थाणोरापि भवति सरोमार गुरु। तो आपने जो अवश्य ये याद रखना है कि इसका संबंध श्लेष से है। नेक्स्ट है यह असकृत गोत्रा नाम पक्षेदक्ष क्षमा। यहाँ पर ये जो श्लोक दिया गया है आप इसको देख सकते हैं। इसमें अलंकार पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें अलंकार रहेगा इसमें ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। तो ये जो प्रकृति आदि जो है प्रकृति प्रत्यय आदि का भेद न होने से यहाँ पर जो है 9 भेद बताए गए हैं। 8 प्रकार के सबंग श्लेष से भिन्न एक अभंग श्लेष। तो इस प्रकार से 9 भेद यहाँ पर इसके बताए गए हैं। श्लेष अलंकार ये रहेगा। श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थालंकार या जो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कौन सा होता है, इसके लक्षण क्या है। साधर्म्यम उपमा भेदे। उपमा लक्षण ये यहाँ पर किन आचार्य के द्वारा कहा गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, आचार्य मम्मट के द्वारा। या कहीं कहीं पर जो आपको इस तरह भी देखने का जो लक्षण मिल सकता है कि प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा भी दिए थे। तो
वहाँ पर भी जो उपमा अलंकार होता है। कहीं कहीं जो आपको ये भी जो देखने को मिल सकता है, आचार्य मम्मट के द्वारा जो कहा गया है साधर्म्य उपमा भेदे, तो ये आचार्य मम्मट के द्वारा कहा गया है। और इसका जो उदाहरण है ये रहेगा, क्षणात् प्रबोधमयाति लंघते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखे जरतो मति ही। और ये जो उपमा जो अलंकार है इसके दो प्रकार माने गए हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। और जो पूर्ण उपमा इसके फिर से दोबारा से जो है 6 भेद हो जाते हैं। वाक्यगत श्रुतिपूर्ण उपमा, वाक्यगत आर्थिपूर्ण उपमा, समासगत श्रुतिपूर्ण उपमा, समासगत आर्थिपूर्ण उपमा और तदितगत श्रुति प्लस तदितगत आर्थिपूर्ण उपमा। तो इस तरह से इसके जो है यहाँ पर पूर्ण उपमा के दोबारा से 6 भेद जो है हो जाते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि उपमा अलंकार के भेद कितने हैं, तो 2 पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, या इसका जो है ज़्यादातर एग्जाम में लक्षण पूछा जाता है। तो ये चाहे तो इसमें जो ये दिया गया हो साधर्म्य उपमा भेदे, या फिर जो प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा अभेदीय थे, तो ये दोनों जो है यहाँ पर उपमा अलंकार के ही लक्षण हैं। नेक्स्ट रहेगा, भेदे सति साधर्म्यम होता है, तो ये इनमें से किस में होता है? तो भेदे सति साधर्म्यम ये होगा ऑप्शन बी। उपमा जो अलंकार है उसका जो है बताएगा इसके बारे में। और जेएससी के एग्ज़ाम में जो है इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कमलम इव मनोज्ञम मुखम, इसमें अलंकार कौन सा है? कमल के समान सुंदर मुख, तो इसमें क्या है, उपमा की गई है, तो उपमा अलंकार इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, पूर्ण उपमा याम कति तत्वानि आवश्यकानि, पूर्ण उपमा के लिए कितने तत्वों का होना जरूरी है? तो ये माने गए हैं ऑप्शन ए, अर्थात 4, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमा वाचक। तो इन तो इव आदि पदों में इन चारों का ग्रहण होने पर पूर्ण उपमा जो अलंकार उपमा होती है। तथा उन चारों में से 1 या 2 या 3 का लोप होने पर लुप्त उपमा अलंकार जो होता है, लुप्त उपमा अलंकार। तो पूर्ण उपमा वही होगा जिसमें ये चारों होंगे। नेक्स्ट है, पूर्ण उपमायाम कति तत्वानि आवश्यकानि, कितने तत्वों का होना जरूरी है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, पूर्ण उपमा। ये दिया जो आपने इसमें याद रखना है कि पूर्ण उपमा के लिए 4 का होना जरूरी है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमा वाचक का। नेक्स्ट है, मृग नयना में त्रिलुप्ता उपमा दिखलाने के लिए निम्नलिखित विग्रहों में से कौन सा उपयुक्त है? तो त्रिलुप्ता उपमा दिखलाने के लिए निम्नलिखित विग्रहों में कौन सा उपयुक्त है? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन सी, मृगस्य नयने इव चंचले नयने यस्यः स। तो अनेक मान्य पदार्थी, तो इस उत्तर से जो यहाँ पर सप्तमी उपमान पूर्व पदस्य बहुब्रीहि उत्तर पद लोपच है, इस वार्तिक से समास होने पर केवल उपमानवाचक मृग नयन पद का ग्रहण होने तथा उपमान और चंचलता आदि साधारण धर्म तथा वादी उपमाचक पद, इन तीनों का लोप होने से त्रिलुप्ता उपमा का ये उदाहरण है। नेक्स्ट आएगा, कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, अर्थात इनसे तुलना नहीं की जा सकती है, तो वे कौन सा है? कालिदास को किसके लिए जाना जाता है? आप इस तरह से भी एग्जाम में याद रख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन ना समझ में आए कि यह क्या पूछा गया है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज जो कालिदास उनको किसके लिए जाना जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो किसके लिए जाना जाता है? उपमा के लिए, उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरव, दंडी पदलालित्य, मागे संति त्रयगुणा। तो ये जो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप इसको याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सकल कलम पुरम एतज्जातम संप्रति
सुधांशु बिंबम में मम्मट के अनुसार प्रधान अलंकार है। तो मम्मट के अनुसार यहाँ पर पूछा गया इसमें प्रधान अलंकार कौन सा है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो उपमा जो अलंकार है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है काल्पनिक अभेद आरोप होने पर अलंकार। जहाँ पर काल्पनिक अभेद होते हैं वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है। आपने एक जो उदाहरण सुना होगा, तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, अर्थात उपमान और उपमेय का भेद अर्थात भेद जहाँ प्रसिद्ध हो अर्थात जो अभेद हो वह रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही रूपक अलंकार है। तो आप जो इसको याद रख सकते हैं कि उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होना, तो ये रूपक अलंकार का यहाँ पर लक्षण रहेगा, ऑप्शन सी। और जैसे यहाँ पर जो है इसका लक्षण दिया गया है, तो इसका उदाहरण भी जो एग्जाम में आ जाता है। तो इसका उदाहरण रहेगा प्रियापस पुष्पस्त बक्षतनाभ्य सफूरत परवालोष्ट मनोहराभ्य लता वधु व्यस्तर अवह अपि वायु विनम्र शाखा भुज बंदनानी। तो ये इसका उदाहरण है। और ये जो रूपक जो अलंकार है इसके भी 3 प्रकार माने गए हैं। एक तो है परंपरित रूपक, सांग रूपक और निरंग रूपक। नेक्स्ट है न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेद होने पर अलंकार कौन सा होता है। तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, रूपक अलंकार इसमें होता है। तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो, उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है समस्त वस्तु विषयक तथा एक देश विवर्ती यह भेद है। तो ये इनमें से किन के हैं। तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी, सांग रूपक के। अगला क्वेश्चन रहेगा शोक ज्वाला वलीडम, इसमें अलंकार कौन सा है। ये यहाँ पर शब्द दिया गया है, इसमें अलंकार पूछा गया है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। और ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास का द्वारा रचित जो ग्रंथ है शिवराज विजय, उसमें जो है जो शब्द है ये आया है। नेक्स्ट रहेगा किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार। तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। और आपने ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका एक जाले लक्षण सुना होगा, संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो ये जो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है, किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान ये है कि इसमें जो ईव दिया गया होता है। तो इससे जो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्प्रेक्षा जो है इसमें अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार भी जो है 2 प्रकार का माना गया है, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहाँ पर अलंकार कौन सा है। ये जो संभावना दी गई है तो इसमें अलंकार कौन सा होता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा जो है वहाँ पर अलंकार होता है। नेक्स्ट है यदि उपमेय के उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा। ये आपने याद रखना है, जहाँ पर संभावना दी गई हो तो वहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो एक श्लोक दे दिया गया है, लिम्प तीव्रतमंगानी वर्षित वजन नभय सत्पुरुष दृष्टि विफलतम कथा। तो ये इसमें किस अलंकार का ये उदाहरण है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका ये उदाहरण बताया गया है।
लिम्पतीतमंगनि वर्षति वजनम नभः सत्पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता, कि अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है, आकाश से काजल की दृष्टि से हो रही है, और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। तो इसके जो कुछ पहचान के जो कर सकते हैं कुछ माध्यम से, जैसे मन्ये संख्ये ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं, ये जो इसमें शब्द दिए गए होते हैं तो इनसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। नेक्स्ट है लिम्पतीतमंगनि वर्षति वजनम नभः सत्पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता, तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट रहेगा लिम्पतीतमंगनि वर्षति वजनम नभः में अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट रहेगा लिम्पतीतमंगनि वर्षति वजनम नभः, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें भी जो ऑप्शन बी रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। और GGIC का जो परीक्षा थी 2015 में, वहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है स ऐसा सथली यत्तर विचिन्विता त्वाम भ्रष्टम मया नूपुरम एकम उर्व्याम, तो इसमें अलंकार, ये यहाँ पर जो है पंक्ति दी गई है, इसमें पूछा गया कि इसमें जो है अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ जो है दुख रूप गुण हेतु कारण के रूप में उत्प्रेक्षित कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर जड़ शून्य, जड़ या चेतना शून्य नुपुर भी भला दुखी हो सकता है। तो इस कारण जो यहाँ पर ये इसमें उत्प्रेक्षा जो अलंकार हुआ है। और जो रघुवंश जो महाकाव्य है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम का जो चौथा जो अंक है, इसमें लोको नियमत इव आत्मदशांतरेषु, इस पदांश में अलंकार कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम से जो ये लिया गया है लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु, तो इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन ए ईव जो आया है। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें रहेगा। और जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण है, वहाँ से लिया गया है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतले चतुर्थ अंक के लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु इत्यत्र अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा है? तो रहेगा ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है उसकी जो आगे भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है बार बार जो उन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा परसुप्तस्य एव दीयते तीसरा दीर्घस्य चक्षुषा मर्म छेद, तो यहाँ पर ये दिया गया है अलंकार। तो इसमें अलंकार पूछा गया है कि श्लोक में अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्ष अलंकार। नेक्स्ट है उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में अलंकार कौन सा होता है? तो कवि कल्पना पूछा गया है, उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में अलंकार कौन सा होता है? तो इसमें भी जो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हतो नरो व कुंजरो में न निर्णय, इसमें अलंकार कौन सा है? एक जो है पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया कि इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी संदेह जो अलंकार है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। संदेह जो अलंकार है इसका बीजा एग्जाम में लक्षण और उदाहरण जरूर आ जाता है। तो आपने इसका जो लक्षण याद रखना है कि संदेह प्रकृति अन्य संशय प्रतिभा उत्थित है। तो उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से उत्थित की जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, या जो संशय कह सकते हैं आप। और इसका उदाहरण भी जो पूछा जाता है अयम मार्दंड किम सैखल तुर्गई सप्तभीरिता कृषाणु किम सर्वा प्रचति दिशो नय स्नियतम, तो यह जो इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार इसमें बताया गया है। और ये जो संदेह जो अलंकार होता है ये 3 प्रकार का बताया गया है, शुद्ध संदेह, निश्चय और निश्चांत संदेह।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अयम मारदंड है किम स खुलु तुर्गई सप्तभिरीत किशन किम सर्वा प्रसरति दिशो नैसनीयतम। इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार रहेगा ऑप्शन डी, संदेह जो इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अच्योतनम न नु हरिचंदन पलवानाम में नो किस अलंकार का वाचक है? तो इसमें नो पूछा गया कि ये किस अलंकार के लिए आया है। नो निश्चय ही, तो ये आया है यहाँ पर संदेह के लिए। और ये जो है उत्तरामचरित जो भभूति द्वारा रचित जो है उसके तीसरे अंक से लिया गया है। तीसरा अंक जो है उसे छाया अंक के नाम से जान जाता है, तो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। तो भ्रांतिमान अलंकार जो है इसमें प्राण तत्व है, अर्थात क्या इसमें कहा गया है? तो यहाँ पर कहा गया है ऑप्शन सी, भ्रांति के निश्चय के बारे में। नेक्स्ट रहेगा आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के प्रकार माने हैं। तो ये जो विरोधाभास जो अलंकार है इसके प्रकार कितने हैं? तो इसके माने गए हैं ऑप्शन बी, 10 प्रकार। नेक्स्ट रहेगा अमृत सहोदर अपि कटु विपाकः विग्रहति अपि प्रत्यदर्शना पुरुषोत्तम अमृतापि खल जन प्रिया। तो इसमें अलंकार पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है। ये श्लोक दिया गया है और अलंकार पूछा गया है। तो इसमें भी जो है ऑप्शन बी रहेगा, विरोध का आभास इसमें हुआ, तो विरोधाभास जो है यहाँ पर अलंकार रहेगा। और ये जो विरोधाभास जो है इसका लक्षण पूछा जाता है। तो विरोध है सविरोधपि विरुद्धत्वेन यद्वचः है, जहाँ वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरुद्ध रूप से वचनों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर जो विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट आएगा अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है? जहाँ पर किसी वस्तु को जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इसके भी जो लक्षण एग्जाम में आ जाता है, तो सिद्धतव्य अध्यवसाय से अतिशयोक्ति विनिगत्ते। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो, वहाँ अर्थात सिद्धि हो, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आएगा अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अलंकार कौन सा होता है? तो अध्यवसाय के सिद्ध होने पर आपने लक्षण याद रखना है। तो अगर आपको अध्यवसाय का नहीं अर्थ पता हो तो आपको या लक्षण याद कर लेना है। सिद्धते हुए अध्यवसाय से अतिशयोक्ति भी निकलती, तो अतिशयोक्ति के जो लक्षण में आए हैं तो ऑप्शन बी रहेगा। और ये जो अतिशयोक्ति जो है यहाँ पर इसके भी आचार्य मम्मट के अनुसार 4 भेद कराए गए हैं। उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण, प्रस्तुत अर्थ का अन्य रूप से वर्णन, यदि के समान अर्थ वाले शब्दों से, और कार्यकरण का पूर्वपर्याय विपर्यय। और जो आचार्य विश्वनाथ है उन्होंने 5 माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस अलंकार में उपमान पक्ष उपमेय पक्ष का निगरण कर लेता है? तो ये इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति नाम के अलंकार है भवती। तो ये इनमें से किस में है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए में, उपमानेन उपमेय से निगरणम। अर्थात उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण करके जो अध्यवसान होता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट आएगा सिद्धत्वे अध्यवसाय से। तो रिक्त स्थान फिल करना है, तो इसमें भी आएगा ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति। सिद्धत्वे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निकलती है।
नेक्स्ट है सिद्धते वाद्याविशेष्य, इसमें भी जो आपने इस रिक्त स्थान को फिल करना है, ऑप्शन सी रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है ज्ञानवर विदग्धुम ब्रह्मापि नरम न रंजति, इस पद्य में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है त्वम जीवितम त्वम में असिदित्य हृदयम, तो ये जो है सूक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है, सूक्ति भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में अलंकार पूछ लिया गया कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें जो अलंकार है रहेगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति और रूपक, तो दोनों जो है इसमें यहाँ पर अलंकार माने गए हैं। नेक्स्ट है रिक्स्थान डिम बाधे स्वक्रिया स्वरूपणम, तो स्वक्रिया रूप वर्णनम, तो यहाँ पर ये किस अलंकार का यह लक्षण है? तो किस अलंकार के बारे में आया है? तो ये आया है ऑप्शन ए स्वभाव उक्ति, जहाँ पर स्वाभाविक क्रिया जो होती है वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो इसका भी लक्षण आपने याद रखना है, स्वभाव उक्ति रासोचारु यथावत वस्तु वर्णनम, अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार होता है। और इसका भी जो उदाहरण महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार ये भी देखने को मिला है, ग्रीवा भंगा विरामा मुहुर अनुपत्ति सेंदने सेंदने बदृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट सर्पतन भ्यात भूषा पुरुकायम दबरदेव लीडे शर्म विवित मुख बरसी विकीर्ण वर्तर्मा पश्चोदग्रह प्लुत्वात्वीति बहुतरम स्तोक मुर्वीय प्रियाति। तो अभियांश कुंतलम से जो ये लिया गया है, तो इसको जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया या रूप का वर्णन अगर कहीं पर दिखाया जाता है तो अलंकार उसमें कौन सा होता है? तो बालक की जो स्वाभाविक क्रिया है, तो स्वाभाविक क्रिया जहाँ पर दिखाई जाती है वहाँ पर होता है स्वभाव उक्ति अलंकार। नेक्स्ट है ग्रीवा भंगा विराम मुहुर अनुपत्ति सेंदने बदृष्टि प्रसाद देन प्रविष्ट है, ये श्लोक दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान शकुंतलम से ये लिया गया है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, किसकी क्रिया यहाँ पर दिखाई गई है? तो इसमें जो स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं दिखाई गई है कि वो दौड़ भी रहा है और उसके मुख से जो घास जो है आधा चरा हुआ वो भी गिर रहा है। तो इस तरह से जो है इसमें कुछ उसकी स्वाभाविक क्रियाओं के बारे में बताया गया है। केबीएस का एग्ज़ाम था टीजीटी का, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है भक्तिर्भवे न विभवेशनम शास्त्रे न युवती कामास्त्रे चिंता यस्य न उपोषी प्राय परिदृश्यते महताम। तो ये श्लोक दिया गया है और पूछा गया कि इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी परिसंख्या जो अलंकार है इसमें बताया गया है, अर्थात कोई पूछी गई या बिना पूछी गई कही गई बात तो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिगणित होती है, तो उसमें परिसंख्या अलंकार होता है। नेक्स्ट है तत् सदृश अन्य वस्तु का निषेध कौन सा अलंकार इसमें होता है? तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी परिसंख्या अलंकार, अर्थात कोई जो पूछी गई या बिना पूछी हुई कही गई बात जो उस प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में प्रवेशित होती है वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। और ये जो परिसंख्या जो अलंकार है इसके भी चार भेद जो माने गए हैं, प्रश्न पूर्विका शाब्दिक परिसंख्या, प्रश्नहीना शाब्दिक परिसंख्या, प्रश्न पूर्विकार्थी परिसंख्या और प्रश्नहीना अर्थी परिसंख्या। तो ये आपने याद रखना है कि इसके जो है चार भेद माने गए हैं। नेक्स्ट है यत्तर से गुरु व्यतिक्रम नक्षत्र राशि है मात्र कलहम, तो इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार आपने बताना है। तो यहाँ पर परिसंख्या जो अलंकार है इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है पर उक्ति भेद कैश्लिष्ट इति लक्षणम, तो ये लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा गया कि इसमें अलंकार
कौन सा है? तो ये जो समासोक्ति जो अलंकार है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। परोक्ति भेद के श्लिष्टे समासोक्ति अर्थात श्लेष युक्त अप्रिकृत का कथन समासेन संक्षेपणोक्ति। तो इसमें जो यहाँ पर आपने इसमें याद रखना है कि यहाँ पर समासोक्ति जो अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो दो अर्थों का संक्षेप से कथन होने के कारण समासोक्ति अलंकार यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर अलंकार कौन सा होगा? प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर, तो इसमें भी जो ऑप्शन ए रहेगा समासोक्ति अलंकार। नेक्स्ट रहेगा यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति समझाते तत्र भवति अलंकार है। यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति समझाते, तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें रहेगा ऑप्शन डी विभावना अलंकार। अर्थात हेतु रूप क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति जहाँ दिखाई जाए वहाँ पर विभावना जो अलंकार है ये होता है। और ये भी जो है महत्वपूर्ण जो है रहेगा। क्रिया प्रषेधोपि फल फल व्यक्ति विभावना हेतु रूप प्रक्रिया निषेधापि तत् फल प्रकाशनम विभावना। नेक्स्ट है यत्र हेतु सति अपि फलस्य अभावो कथ्यते तत्र अलंकार है। यत्र हेतु सति अपि जहाँ पर हेतु होने पर भी फल का अभाव दिखाया जाता है तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो उसमें जो विशेष उक्ति अलंकार होता है। विशेष उक्तिर खंडेषु कारणेषु फलावचः मिलितेषु कारणेषु कार्यस्य अकथनम विशेष उक्ति। अर्थात संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारणों के एकत्र होने पर भी कार्य का कथन न करना विशेषोक्ति अलंकार है। और यह 3 प्रकार का माना गया है: अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। नेक्स्ट आएगा अधोलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो विरोधी होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक है? विरोधी होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक है, तो ये इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी विभावना विशेषोक्ति। क्रियाया प्रतिषेधयपि फल व्यक्ति विभावना। अर्थात जहाँ बिना कारण के कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ पर विभावना जो है अलंकार होता है। और विशेष उक्ति खंडेषु कारणेषु फलावचः, अर्थात जहाँ कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो वहाँ पर विशेष उक्ति अलंकार होता है। तो इस तरह से जाए यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें माना गया है। नेक्स्ट है अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प है इति कस्य अलंकार से लक्षणम। ये यहाँ पर लक्षण दिया गया है और पूछा गया कि ये इनमें से किस अलंकार का है। तो ये है ऑप्शन ए निदर्शना जो अलंकार है उसका ये लक्षण रहेगा। अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है। तो जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव अथवा असंभव होता हुआ उनके बिंब प्रतिबिंबाओं का बोधन करे वहाँ पर निदर्शन अलंकार होता है। नेक्स्ट रहेगा अप्रस्तुत प्रस्तुति और एक धर्म अभिसंबंध है इति कस्मिन् अलंकारे। तो किसी एग्जाम में जो यही जो उक्ति जो है इसको संस्कृत में पूछ लिया गया है और किसी में हिंदी में। तो केवीएस के एग्ज़ाम में जो है ये संस्कृत में पूछा गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी दीपक जो अलंकार है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत परिस्थिति और एक धर्म अभिसंबंध है। अगला क्वेश्चन रहेगा उपमान की अपेक्षा
उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर अलंकार कौन सा होगा? तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता दिखाने पर, तो इसमें अलंकार कौन सा होता है? इसमें होता है ऑप्शन बी, व्यतिरेक अलंकार। तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमानादि यद अन्यस्य व्यतिरेका स एव स, अन्यस्य अन्यस्य उपमेयस्य व्यतिरेकाधिक्यम। नेक्स्ट है उपमानाद उपमेयस्य वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र का अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा होता है? तो इसमें भी रहेगा ऑप्शन डी, व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमान की अपेक्षा अन्य अर्थात उपमेय का अधिकता दिखाई देती है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट है राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लक्षण है। तो राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव अत्र अलंकार है। तो पूछा गया कि इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, अनन्वय जो अलंकार है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। और सदृशता के कारण उपमा या यहाँ पर अलंकार होता है, परंतु इस जगह सादृश्य का वर्णन किया गया है, परंतु इसमें उपमान और उपमेय दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपमान या भी जो है अनन्वय अलंकार दिखाया गया है। तो इसका उदाहरण जो आपने याद रखना है, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव। नेक्स्ट आएगा उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप से स्थापित करने में अलंकार कौन सा होता है? उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप में स्थापित करने पर, तो उसमें अपनुति अलंकार होता है। तो जहाँ पर प्रकृत का निषेध करके जो अन्य की सिद्धि की जाती है, वहाँ पर अपनुति अलंकार होता है। और ये जो अपनुति जो अलंकार है, इसके भी शाब्दिक अर्थी भेद से दो प्रकार का जो है माना गया है। जहाँ प्रकृति का निषेध शब्दतः किया जाता है, वहाँ पर शाब्दिक अपनुति अलंकार होता है। और जहाँ निषेध शब्दतः न करके अर्थात आक्षिप्त होता है, वहाँ पर अर्थी अपनुति जो अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है उपमेय से सत्यम कृत्वा उपमानम सत्य रूपेण स्थाने स्थापने अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन डी, अपहनुति अलंकार। उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप में स्थापित करना अपहनुति अलंकार कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो अलंकारों से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।